हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 10, यानी कि हम दूसरी बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लियर है? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा भाई कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। हमने रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की एनालॉजी को हमने थर्मल रेजिस्टेंस से मिलाया और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट किया। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल कर बताओ। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके बाद हमने रेडियल फ्लो भी देखा। हमने देखा कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है तो उसमें आप हीट ट्रांसफर कैसे निकालोगे, उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है रेडियल डायरेक्शन में, तो आप उसके लिए हीट ट्रांसफर कैसे निकालोगे, उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ये सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में भी हमने थोड़ा सा जाना। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए भाई, आज लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने नए टॉपिक से जिसका नाम है क्या, रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ठीक है, चलिए भाई, आप रेडिएशन हीट ट्रांसफर को जानते हैं, आपने हमेशा कहीं ना कहीं रेडिएशन हीट ट्रांसफर देखा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर से मिलाकर, कन्वेक्शन से। कैसे? देखो, आपने देखा होगा जैसे जब आप बाहर जाओगे, जब आप इंजीनियरिंग करोगे, जब आप कहीं कॉलेज में बाहर पढ़ने जाओगे, है ना, बारिश का मौसम आता है, आप लोग पानी में बाहर बारिश में अपने कपड़े सुखा नहीं पाते, तो देखो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीका होता है, एक बहुत ही ज़्यादा गरीबों वाला तरीका होता है। उसमें क्या करते हैं, आप एक 100 वाट, 40, 50, 60 वाट का बल्ब ले आते हो, है ना, और एक रूम में उस बल्ब को लगा देते हो पीले कलर के, और वहाँ पर रस्सी बांध देते हो, वहाँ कपड़े टांग देते हो, ठीक है ना, और बल्ब को चालू कर देते हो। आप जैसे ही 5, 6, 7 घंटे बाद उस रूम में घुसते हो तो आपको अलग ही गर्मी महसूस होती है उस रूम में। आप देखते हो कि सारे कपड़े सूख चुके हैं, है ना, तो आपको ये फील जो होती है गर्मी, ये एक टाइप का रेडिएशन ही है जो वो बल्ब छोड़ रहा है। हाँ, ये बात मैं जरूर मानूंगा कि वहां कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर भी है, वहां कन्वेक्शन भी हुआ है। ठीक है ना, जैसे अगर बात करें सन की बात करें, सन से जो लाइट आती है अर्थ पे, वो जो गर्म करती है अर्थ को, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक रेडिएशन है। रेडिएशन में एक्चुअली होता क्या है कि आपको ना किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अगर कहीं से रेडिएशन स्टार्ट हुए हैं आना, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही जाएंगे, भले ही मीडियम हो या ना हो, है ना। ये होती है खास बात किसकी, रेडिएशन की, है ना। आइए देखते हैं अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है रेडिएशन के बारे में। देखिए, द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्रोसेस ही हम जानते हैं हीट ट्रांसफर की प्रोसेस है, विदाउट हीटिंग इंटरवीनिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। जिस मीडियम से होते हुए रेडिएशन जा रहा है वो उस मीडियम को गर्म नहीं करता है। ठीक है, ओके, प्रिसाइजली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर की तरह काम करता है खुद, क्योंकि रेडिएशन क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडिएशन और कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है थ्रू एनी मीडियम। रेडिएशन पूरे के पूरे क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसे होते हैं, लाइट के जैसे होते हैं। तो जो जो फिनोमेना लाइट के साथ होते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ किसके साथ होता है, रेडिएशन के साथ भी होता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। इट इज पॉसिबल इवन इन वैक्यूम। कितनी बड़ी बात है, देखो, कंडक्शन को भी एक मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन को भी एक मीडियम चाहिए, लेकिन रेडिएशन ने ये बोला है। अब आप ये सोचो ना कि अगर किसी रूम में हवा है ना, जैसे मैंने आपको बल्ब का एग्जाम्पल दिया, मैंने बल्ब जैसे ही चालू किया, वो 100 वाट का बल्ब था, पीला बल्ब था, बहुत ज्यादा हीट उसने प्रोड्यूस की उस रूम में, लेकिन भाई अगर वहां हवा नहीं होती तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। अगर उस रूम में मीडियम नहीं होता तो कभी भी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन अगर वहां हवा नहीं होती तो ये बात पक्की है, मीडियम नहीं होता, फिर भी रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता ही होता, ये बात 100% श्योर है। क्योंकि आपको जब मैंने बताया ना, जब सन से, ये देखो सन है, सन से अर्थ पर जो हीट आ रही है, सन से अर्थ पे जो हीट आ रही है, वो क्यों आ रही है, ड्यू टू रेडिएशन हीट ट्रांसफर, ड्यू टू रेडिएशन हीट ट्रांसफर, है ना। क्या सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है? नहीं, कोई मीडियम नहीं है। फिर भी देखो ना, रेडिएशन आ रहे हैं ना अर्थ के सरफेस पे, और ऐसे छोटे मोटे रेडिएशन नहीं, अच्छे खासे रेडिएशन आ रहे हैं कि वो अर्थ का टेम्परेचर कितना ज्यादा कर देते हैं। हमको गर्मी लगती है, हमको ठंड लगती है, ठंड तो चलो दूसरी बात हो गई, गर्मी लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है, हाँ कि ना, हाँ, ठीक है। तो मीडियम होने के बावजूद, मीडियम ना होने के बावजूद भी ये सारी हीट एनर्जी हमारे सरफेस पर आ जाती है विदाउट एनी मीडियम। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन हीट ट्रांसफर है। क्लियर बात है? 100%? हाँ सर, 100%। रेडिएशन हीट ट्रांसफर किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, लाइट वेव, हमारी जो लाइट होती है ना, वो
लाइट वेव्स जो होती हैं वो, लाइक लाइट वेव्स। तो मैंने आपको बताया जो जो फिनोमेना लाइट वेव्स के साथ होते थे वो सारे किसके साथ होंगे, रेडिएशन के साथ भी होंगे। पक्की बात है। चलो चलो चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप से कुछ थ्योरीज बताई जाएंगी, आपको कुछ थ्योरीज बताई जाएंगी रेडिएशन हीट ट्रांसफर की, कि कैसे रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है, क्या होता है। हम उन थ्योरीज को पहले पढ़ेंगे जो थ्योरेटिकल थ्योरीज हैं, जो थॉट एक्सपेरिमेंट से लाई गई हैं। हम पहले ऊपर ऊपर से जानेंगे, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, और इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हम एक न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप कर लेंगे। कैसे, अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो देखिए, जब भी सन से रेडिएशन आते हैं हमारे अर्थ पर, तो देखो वो रेडिएशन में एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। उसमें यूवी रेज भी होती हैं, है ना, इंफ्रारेड रेज होती हैं, है ना, इंफ्रारेड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, कुछ विजिबल होती हैं, कुछ विजिबल नहीं होती हैं, कुछ विजिबल रीजन में आती हैं, कुछ इनविजिबल रीजन में आती हैं, है ना। तो भाई साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं कि भाई जो रेज सन से अर्थ पर गिर रही हैं उस पूरे स्पेक्ट्रम में क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है हमारे लिए, है ना। हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, हम बेसिकली पढ़ेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस को, इंफ्रारेड रीजन्स को, यानी कि थर्मल रेडिएशंस को। हमको किसकी बात करनी है बाबा, थर्मल रेडिएशंस की बात करनी है। तो बेसिकली ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन जो होने वाला है हमारे लिए वो थर्मल रेडिएशन होने वाला है। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। अर्थ से जो भी लाइट या जो भी हीट एनर्जी हमारे सरफेस पर आ रही है उसमें बहुत बड़ा वास्ट वेरिएशन है, अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की क्या है हमारे पास रेडिएशंस अवेलेबल है ना। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से रेडिएशंस हमारे पास अवेलेबल है, और ये भी देखते हैं कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। चलिए आगे बढ़ें। अरे कट क्यों हो गए बेटे, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, आओ आगे बढ़ें। नेक्स्ट, तो देखिए द वेवलेंथ ऑफ द थर्मल रेडिएशन रेंजेस, थर्मल रेडिएशन की बात हो रही है, किसकी, द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन की बात हो रही है। रेडिएशन बहुत टाइप के हो सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूं, आप खुद देखना, लेकिन हमको जिस पर फोकस करना है वो थर्मल रेडिएशन होगा, ठीक है ना। तो वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन रेंजेस फ्रॉम, किस रेंज में रहते हैं, 7.8 इंटू 10⁻⁷ से लेके 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर की रेंज में आपको मिलेंगे, क्या, थर्मल रेडिएशन, ठीक है। दे बिलोंग टू इंफ्रारेड रीजन, ये भी याद रखेंगे हम कि हमारे जो थर्मल रेडिएशंस है वो किस रीजन को बिलोंग करते हैं, इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करते हैं। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ का ये है सेट, ठीक है। चलो, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैंने आपको बोला था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है बहुत बड़ा, ठीक है ना, अभी आप देखेंगे। दैट इज वाई थर्मल रेडिएशंस आर ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशंस। मैंने आपको बताया था कि हम थर्मल रेडिएशन को स्टडी करने वाले हैं और थर्मल रेडिएशंस इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, तो उनको इंफ्रारेड रेडिएशंस भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर टेबल है आपके पास, देखिए जो रेडिएशन है उसमें कॉस्मिक रेज भी आती हैं, गामा रेज भी आती हैं, एक्स रेज भी आती हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी अभी आप छोड़ दीजिए, आप देखिए वेवलेंथ, उसमें जो 10⁻⁻13 मीटर की वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज है, -13 मीटर, -13 से लेके -10 के बीच में जो है वो क्या है, गामा रेज है, जो -11 से -10 के बीच में है वो क्या है, एक्स रेज है ना। ये सब आपको उसके अंदर मिल जाता है रेडिएशन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिसको आप बोलते हो ना, जो बहुत हानिकारक मानी जाती है, जो ओजोन के डिप्लीशन के कारण अफेक्ट कर रही है स्किन को, ठीक है ना, वो किस रेंज में आती है भाई, क्या वेवलेंथ है उनकी, वो ये वेवलेंथ है। अब देखो हमको जो बात करनी है, देखो विजिबल जिसमें हमको देखता है पीली कलर की लाइट दिख रही है, सफेद कलर की लाइट दिख रही है ना, वो सारी विजिबल रेज होती हैं। ये वो रीजन होता है जो हमको विजिबल होता है ना, ये वो वेवलेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट इंफ्रारेड हीट, जो मेन हमको थर्मल रेडिएशन की बात करनी है, जहां पर हम हीट की बात करते हैं, वो क्या है, इंफ्रारेड रेज है। और ये देखो ये उनका क्या है भाई, वेवलेंथ का गैप है, इस रीजन में होता है, ठीक है ना। और होती हैं माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये उनके लिए आपको वेवलेंथ की रेंज बता दी गई है, ठीक है। पक्का ऐसा कुछ याद करने की जरूरत आपको नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूं कि जो भी रेडिएशन होते हैं उसमें बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसका एक पार्ट हमको डिस्कस करना है थर्मल रेडिएशन, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। द वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन रेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, बताया जा चुका है आपको। दे बिलोंग टू इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज व्हाई थर्मल रेडिएशंस आर आल्सो कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेडिएशन। ये तो बात मैं आपसे कर चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ दीज रेडिएशंस। ये जितने भी रेडिएशंस मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी बात। नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ इन अस बट वी कांट सी देम। हमको ऐसा लगता है कि भाई जैसे अगर आप कभी एक बात नोटिस करना,
जैसे भी गर्मी का टाइम भी है, आप जब रात में सोते हो ना, आप एक दो लाइट ऑन करके सोना, दो लाइट आपने जला दी और आप लेटना, अपने बेड पे लेट जाना, है ना। आपको ऐसा लगेगा यार गर्मी बहुत है यार, आज नींद नहीं आ रही है, पिंकी का मैसेज भी नहीं आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, बहुत लड़ाई करती है यार पिंकी। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर आपके दिमाग में आएगा या आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि ऐसा कर तू लाइट बंद कर दे दोनों, और आप जैसे ही दोनों लाइट बंद करोगे अपने रूम की, जैसे ही आप उसके बाद जाकर लेटोगे, आपको फील होने लगेगा कि अरे वाह भाई, गर्मी तो बंद हो गई, है ना, गर्मी कम हो गई है, मतलब बंद नहीं, गर्मी कम हो गई है। आपको एक वार्मथ फील हो रही थी, लाइट्स जल रही थी तो आपको एक वार्मथ फील हो रही थी, उसी की बात यहां पर की जा रही है। दे प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ इन अस बट वी कांट सी देम। ये जो रेडिएशंस हैं ये एक वार्मथ आपको जनरेट करके देते हैं, बट आप उन्हें देख पाते नहीं हो। ठीक, नेक्स्ट, एवरी बॉडी होस्ट टेम्परेचर इज अबव 0 केल्विन एमिट्स थर्मल रेडिएशन। देखो यही बात, यही पॉइंट, यही प्रॉपर्टी आगे जाकर बन जाएगी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। क्या बन जाएगी? ये जो पॉइंट मैंने आपको यहां बताया है कि हर बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर हो, यानी कि एब्सोल्यूट 0 से ऊपर हो, वो हर बॉडी क्या करती है? एमिट करती है थर्मल रेडिएशन, एमिट करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, बाहर फेंकती है थर्मल रेडिएशन। ठीक है, चलो देखते हैं आगे जाके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, देयर स्पीड इज इक्वल टू द लाइट। ऑब्वियस सी बात है, देयर स्पीड इज इक्वल टू लाइट। लाइट वेव जैसी ही होती है तो उनकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। नेक्स्ट, जस्ट एज लाइट वेव्स दे फॉलो, मैंने आपको बताया था, दे फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। क्योंकि लाइट वेव जैसी ही होती हैं ये रेडिएशंस, तो जो फिनोमेना लाइट वेव के साथ होते हैं वो सारे फिनोमेना किसके साथ होते हैं? इन रेडिएशन वेव्स के साथ भी होते हैं। चलो आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, आओ। नेक्स्ट चलो, अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करनी है, जो कि क्या है? रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। मेरी बात समझना, अंग्रेजी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? मैं तुमसे कहूंगी इस बात को, अगर तुम जरा के कहते, जरा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। हाँ चलो, यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, हाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है भाई? इस पर इंसिडेंट हो रही है आपके रेडिएशंस। क्या इंसिडेंट हो रहे हैं? थर्मल रेडिएशंस, ठीक है ना। ये देखो ऐसे, ये इंसिडेंट हो गया, क्यों? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर, टोटल रेडिएशन इंसिडेंट हुए आपके क्यों। ये जो ऑब्जेक्ट है ये देखो 3 चीजें कर सकता है। क्या कर सकता है? या तो ये इंसिडेंट होने वाले रेडिएशन को क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे। क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर दे। या फिर क्या करे भाई? वो एब्जॉर्ब कर ले इसको। क्या कर ले? अंदर कलर दूसरा ले लेता हूं मैं, कौन सा कलर? ग्रीन कलर ले लेता हूं, है ना। अंदर इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर ले भाई? इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। ये इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्टेंस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे भाई? सही स्पेलिंग कि नहीं है? हाँ, एब्जॉर्प्टेंस। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्टेंस। तीसरी चीज क्या हो सकती है? तीसरी चीज सर ये हो सकती है कि ये जो रेडिएशंस है ना, ये क्या कर जाएं? सीधे सीधे पार करके हमारे ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ से निकल जाए ऐसे, ठीक है ना। इस चीज को आप क्या बोलोगे? इस चीज को आप बोलोगे ट्रांसमिटेंस। क्या बोलोगे? ट्रांसमिटेंस। 3 चीजें ही तो हो सकती है, और क्या हो सकता है? अरे आप बताओ कि जो इंसिडेंट रेडिएशन आए, जो आपके पास थर्मल रेडिएशन आए, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, 3 पॉसिबिलिटी बनती है। क्या पॉसिबिलिटी बनती है? या तो वो आने वाले रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो क्या कर देगा? अपने आप से पार करके निकाल देगा, ट्रांसमिट कर देगा, ट्रांसमिटेंस हो जाएगा उसका, है ना। यही हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता, ठीक। तो इन्हीं चीजों के बारे में हमको बात करनी है। आइए तो देखिए, when thermal radiations Q fall on a body, they are partly collected, partly absorbed and partly transmitted, ठीक है ना। ये partly collected, partly absorbed का मतलब ये है, collected का मतलब यहां ये बोलना चाह रहा है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। partly होता है सब कुछ,
आगे जाके देखेंगे कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो एब्सोल्युटली करेंगी, जिसको आप ब्लैक बॉडी बोलोगे, वो बाद में देखेंगे। अभी आप इतना समझो कि अगर कोई रेडिएशन फॉल हो रहे हैं किसी बॉडी पे तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है 3 तरीके की, ठीक है। हाँ सर, पहली होती है रिफ्लेक्टेंस यानी कि रिफ्लेक्टिंग पावर, जिसको आप स्मॉल आर से बताते हो। रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिंग पावर, जिसको आप स्मॉल आर से बताते हो। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, अब देखो क्योंकि रेशो है तो क्या होगा, यूनिट लेस होगा, है ना, क्या है, यूनिट लेस होगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड, मतलब आपने कितने थर्मल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया by the body in a given time to the total amount of thermal radiation incident on the body। उस पर्टिकुलर टाइम में कितने थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हुए थे, इस रेशो को आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिंग पावर, ठीक है। ये क्या है भाई, यूनिट लेस है ना, यूनिट लेस है, सेम यूनिट है, कट जाएंगी, ठीक है ना, पक्की बात है। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पर आपने 50 रेडिएशन गिराए, ठीक है ना, मान लो ये 50 रेडिएशन है टोटल, या 100 कर लो, चलो 100 रेडिएशन है। 100 रेडिएशन में से कितना रिफ्लेक्शन हो गया, कितना रिफ्लेक्टेंस आ गया इसमें, तो मैं बोलूंगा भाई इसने 100 में से 20 रेडिएशन को क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है ना। तो हम बोलेंगे कि इसका रिफ्लेक्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे 20 इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, 100 इस पे इंसिडेंट था, तो ये कितना आएगा, 1/5 आएगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ। अच्छा, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। ज्यादा से ज्यादा वो जितने भी आएगा उतना पूरा वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। जितने भी रेडिएशन उस पर गिर रहे हैं वो पूरे के पूरे क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू, आर की वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं होगी, 1 से तो कम ही रहने वाली है ना। पूरा का पूरा तो रिफ्लेक्ट नहीं करती कोई बॉडी भाई, कुछ ना कुछ तो रेडिएशन अपने अंदर स्टोर करती है, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है बाबा। हाँ, आप बहुत 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 अच्छी पॉलिश करके, बहुत अच्छी पॉलिश करके, ऐसी पॉलिश एकदम चिकनी पॉलिश करके क्या करा सकते हो, रिफ्लेक्टेंस को बढ़ा सकते हो, आर की वैल्यू को बढ़ा सकते हो, 0.9, 0.8, 0.85 ऐसा कर सकते हो, बट कंप्लीटली उसको 1 नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, ठीक है ना। कुछ ना कुछ रेडिएशन तो बेटा पार होंगे, कुछ ना कुछ रेडिएशन तो स्टोर होंगे, पूरा का पूरा वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। रिफ्लेक्शन समझ रहे हो ना कि भाई सन के सामने आपने देखा, आईना लेके अपन खड़े रहते हैं, जब पिंकी बस के लिए आती थी, बस स्टॉप पे खड़ी रहती थी, हैं, और आपको पिंकी से बात करनी होती थी, आप नई घड़ी लेकर आते थे, है ना, नई घड़ी पे धूप पड़ती थी और आप धूप से नई घड़ी से ऐसे ऐसे चमका के और पिंकी की आंखों में सूरज की रोशनी मारते थे, याद है कि नहीं? ये सब किया कि नहीं किया यार? सर घड़ी ही नहीं थी हमारे पास। अरे तो फ़ोन तो था, अरे फ़ोन होता है कि नहीं होता, बढ़िया उसको लो, बाइक की चाबी बोल रहा हूँ, बाइक में वो मिरर लगा होता है ना, उससे भी तो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ना। तो आपने क्या किया भाई, आपने रेडिएशन को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। उसी रिफ्लेक्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप आईने को टच करोगे, आप उस घड़ी को टच करोगे, तो आपको घड़ी गर्म लगेगी। क्यों गर्म लगेगी? क्योंकि उसने कुछ एब्जॉर्ब भी किया होगा बाबा, एब्जॉर्ब किया है हीट को, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो चलिए हमने बात कर ली रिफ्लेक्टेंस की, समझ गए ये काहे का रेशो है, किस किस चीज का रेशो है? रेशो ऑफ द हीट रिफ्लेक्टेड टू द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी। इसके रेशो को आप क्या बोलते हो? रिफ्लेक्टेंस बोलते हो, ठीक है। यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्बटेंस और एब्जॉर्बिंग पावर, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल ए से। एब्जॉर्बटेंस और एब्जॉर्बिंग पावर, चलो, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, क्यू ए, है ना। ए क्या होगा भाई? थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड टू द बॉडी इन अ गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी। ये देखो टोटल अमाउंट क्यू इंसिडेंट था, क्यू ए आपने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर लिया। आपने क्या कर लिया भाई? क्यू ए एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। इस रेशो को आप क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बटेंस बोलते हो या एब्जॉर्बिंग पावर बोलते हो। ये भी क्या है भाई? यूनिटलेस है। ये भी क्या है? यूनिटलेस है। अब आप मुझे खुद बताओ कि जब कोई बॉडी किसी रेडिएशन को, किसी थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो आपको क्या फील होगा? अगर आप उसे टच करोगे तो आपको क्या फील होगा? सर हमें वो गर्म लगेगी। ऑब्वियस सी बात है। अरे ऑब्वियस सी बात है ना बाबा। अगर आपके घर में आपने कोई गलती कर दी, आप देखना एक बात याद रखना, कभी हो तो अगली बार देखना। मान लो आपने घर में कोई गलती कर दी, आपके पापा आपसे बहुत गुस्सा, और आपके पापा ने आपको गुस्से में आके 3 रसीद दिए, बढ़िया भाट 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 3 मारे, एकदम रसीद दिए, है ना। और आप जैसे ही उस सरफेस को टच करोगे आपको गर्म लगेगा, है?
जैसे ही मेरे को तो भाई पढ़ा है, मैं तो मतलब मुझे तो अच्छे से याद है। एग्जाम्पल तो तुम समझ पा रहे होगे कि मतलब मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने फील किया हुआ है, जिया है एग्जाम्पल मैंने, है ना। जिया जिया रे बहुत अच्छे से जिया है। तो जैसे ही 3 झापड़ पड़ते हैं गाल पे और आप ऐसे गाल को छुओ तो गाल ऐसा गर्म तिलमिलाता गर्म रहता है। इस गाल को छुओ तो ये गाल ठंडा और ये गाल एकदम गर्म तिलमिलाता हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि जो बाहर से रेडिएशन आई है, बाहर से जो रेडिएशन आई उसमें से क्या हुआ, बहुत सारी एब्जॉर्ब कर ली। दर्द हुआ ना, एब्जॉर्ब हो गई स्किन में। तो भाई जो एब्जॉर्ब हो गई तो भाई आपको पता चला कि टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्म हो गई वो सरफेस। वैसे ही कभी आपको मैंने अभी बताया कि आप आईने से, मिरर से जब आप थर्मल रेडिएशन या मैं बोलूँ सन की जो रोशनी होती है उसको जब रिफ्लेक्ट करते हो, थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट करने के बाद जब कांच को जब आप टच करोगे ना तो कांच गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसने पूरा रिफ्लेक्ट नहीं किया, उसने कुछ एब्जॉर्ब भी किया है। अच्छा सर, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो यहां पर इसी एग्जांपल में देखें कि भाई 100 रेडिएशन आए थे, 20 उसने क्या कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए। 20 क्या कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए। अच्छा कितने बचे उसके पास, 80 बचे। 80 में से मैं बोल रहा हूं कि 70 रेडिएशन उसने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, है ना। तो आप बताओ कि उसका एब्जॉर्बटेंस कितना है, तो आप बोलोगे 70/100 यानी कि 0.7। 0.7 क्या है भाई, इसका एब्जॉर्बटेंस है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि एक बॉडी दे रहा हूं मैं आपको जिसका एब्जॉर्बटेंस 0.7 है, तो आप मुझसे बदले में कोई सवाल नहीं पूछोगे, आप समझ जाओगे कि अच्छा उस पर 100 रेडिएशन अगर मैं गिराऊंगा तो वो 70 एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये रेडिएशन जो 70% इसने एब्जॉर्ब किए, ये कहाँ कैसे आपको पता चलेगा कि इसने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। अरे 100%? हाँ सर 100%। चलो अब तीसरी चीज देखते हैं भाई। तीसरी चीज क्या है, आओ 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 आओ। अच्छा ये भी बात अच्छी इंपॉर्टेंट मैं आपसे कर लूं। ए की वैल्यू भी क्या हो सकती है भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है और 1 से कम ही होगी वैसे जनरली, है ना। पूरा का पूरा तो वो एब्जॉर्ब कभी भी नहीं करेगा। अगर आप कोशिश करो कि भाई ये जो मटेरियल है ये पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, करेगा, वो एक आइडियल मटेरियल होगा, उसको हम कुछ अलग नाम देंगे। लेकिन जनरल प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होगा कि पूरे रेडिएशन को ये बॉडी क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। पक्की बात है कि कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा, कुछ तो ट्रांसमिटेंस होगा। ठीक है, चलो हाँ ठीक है। चलिए भाई, इतना जानने के बाद आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन प्लीज नोट डाउन करते जाओ। ये सारी चीजें जो आपको थ्योरी में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लिखते जाओ, जो भी जरूरी लगे वो सब कुछ नोट डाउन अपने नोटबुक में करते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटिंग पावर यानी कि स्मॉल टी। ये देखो क्या मतलब होगा इसका। इसका मतलब होगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिटेड। आपने कितने थर्मल रेडिएशन को ट्रांसमिट कर दिया बजाय आप पे कितना थर्मल रेडिएशन फेंका गया था, इसके रेशियो को आप क्या बोलते हो, ट्रांसमिटेंस या ट्रांसमिटिंग पावर। बात क्लियर है? हाँ सर। यूनिटलेस है क्या? बिल्कुल यूनिटलेस है सर, बिल्कुल आंख बंद करके लिख दे रहा हूं सर मैं, यूनिटलेस है। ठीक है, ओके। ये सारी बातें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए की गई हैं भाई। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम देख रहे हैं कितना रेडिएशन आ रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना ट्रांसमिट हो रहा है ना। अब यहां पर आ जाओ भाई, 100 में से 20 रिफ्लेक्ट हो गया, 70 एब्जॉर्ब हो गया, कितना बचा, 10 बचा। जो क्या हो रहा होगा, 10 बचा, 10 रेडिएशन बचे जो ट्रांसमिट हो रहे होंगे। ठीक है, पक्की बात है? 100%? हाँ सर 100% है। तो आप इसका ट्रांसमिटेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 10/100 इज इक्वल्स टू 0.1 क्या है इसका ट्रांसमिटेंस। ठीक, मतलब आप ये अब फिर समझ गए कि यहां पर जो R की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा कभी 1 हो जाएगी, लेकिन हमेशा 1 से कम रहने वाली है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आपने बना दिया भाई जिसमें हीट आके या रेडिएशन आकर गिरे और उसने पूरा का पूरा अपने अंदर से निकाल दिया, ट्रांसपेरेंट है ना, निकाल दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट वो स्टोर कर लेगा, उसके मॉलिक्यूल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसा होगा ही। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 हो सकती है, नहीं तो 1 से कम ही होगी। प्रैक्टिकली वैल्यू 1 से कम ही होती है। ठीक है, चलिए अब कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। यहां पर आपने जो R सीखा, यानी कि आपने जो रिफ्लेक्टेंस के बारे में पढ़ा, एब्जॉर्बटेंस के बारे में पढ़ा और ट्रांसमिटेंस के बारे में पढ़ा, ऑल आर प्योर रेशियोज, सो दे डू नॉट हैव यूनिट एंड डायमेंशंस। सो दे डू नॉट हैव यूनिट एंड डायमेंशन। ये बात पक्की थी, मैं आपको बताते हुए चला हूं।
ठीक है, चलो नेक्स्ट इज फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अगर कोई बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो उसकी आर की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे। अगर कोई बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो आर की वैल्यू कितनी होगी सर? आर की वैल्यू 1 होगी। वेरी गुड। अगर कोई बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो ए की वैल्यू कितनी होगी सर? ए की वैल्यू उस केस में 1 हो जाएगी। आइडियल केसेस है बाबा, ये ऐसा होगा नहीं, आइडियल केसेस है। नेक्स्ट, फॉर परफेक्ट ट्रांसमीटर बॉडी के लिए आप टी क्या लिख सकते हो? आप टी लिख सकते हो 1। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इफ बॉडी डज नॉट ट्रांसमिट एनी हीट रेडिएशन। अगर कोई बॉडी है इट डज नॉट ट्रांसमिट एनी हीट रेडिएशन तो आप बोल सकते हो उसका ट्रांसमिटेंस कितना है? 0 है। अगर वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, अगर वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो आप उसका एब्जॉर्बटेंस 0 बोल सकते हो, है ना। आइडियल रिफ्लेक्टर अगर बोलता है, अगर आपको बोल दिया जाए, सुनो, आइडियल रिफ्लेक्टर बोल दिया जाए, जैसे आइडियल रिफ्लेक्टर बोल दिया तो भैया आइडियल रिफ्लेक्टर अगर है तो वो तो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा ना तो वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा ना तो वो कुछ ट्रांसमिट करेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैंने आपको ये बताया, देखो ध्यान से सुनना, कि भैया जो टोटल क्यू इंसिडेंट हो रहा है उनमें 3 चीजें हो सकती है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ये 3 चीज हो सकती है। हाँ सर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, अगर मैं सबको क्यू क्यू से डिवाइड कर दूं, ये लो क्यू क्यू से डिवाइड कर दिया, क्या बनेगा? ये बनेगा 1 इज इक्वल्स टू क्यू आर बाय क्यू क्या बनता है? आर, प्लस क्यू ए बाय क्यू क्या बनता है? ए, प्लस क्यू टी बाय क्यू क्या बनता है? टी। ठीक है, तो आर प्लस ए प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना। पक्की बात है। ये सारे रेशोज मैंने आपको बताए हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकते हैं कभी आइडियल कंडीशन में, बट हमेशा ये 1 से क्या रहेंगे? कम रहेंगे। इनका सम आपको क्या बनेगा? इनका सम आपको हमेशा क्या देगा? 1 देगा। देखो ना, ये देखो, अगर 100 रेडिएशन आए, 20 रिफ्लेक्ट हुए, 70 एब्जॉर्ब हुए, 10 ट्रांसमिट हुए, तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो 70 + 20 + 10 कितना हो जाएगा? 100 ही तो होगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। और अगर आप 0.1, 0.7 और 1/5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो आपने बोल दिया रिफ्लेक्टर है तो आर की वैल्यू 1 हो गई। अगर आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ए और टी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आर की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ए और टी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये भी बात आप समझो। अगर आपकी बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो आपका ए 1 हो जाएगा, तो उस केस में आर और टी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आर और टी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सर। अगर परफेक्ट ट्रांसमीटर हो जाएगा तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी और उस केस में आर और ए क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, आ गई पूरी बात समझ में। ठीक, अगर कोई बॉडी कोई भी ट्रांसमिट नहीं कर रही हीट रेडिएशन तो टी 0 हो जाएगा, आर प्लस ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे आप यहाँ वैल्यू पुट करके अपनी रिक्वायर्ड चीजें निकाल सकते हो। यहां तक बात क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, अब मैंने आपको बोला था कि एक ना बोलचाल वाली एक एक्सचेंज थ्योरी हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं प्रिवोट्स थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। इसमें कुछ कुछ बात बोली गई है जो आगे जाकर सही में सिग्निफिकेंट हो जाएगी। क्या बोली गई है जरा सुनते हैं। उन्होंने बोला एवरी बॉडी एमिट्स हीट रेडिएशंस एट ऑल फाइनाइट टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन एज वेल एज इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर यहां ये रिमोट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? अगर यहां ये रिमोट रखा हुआ है, ये रिमोट किसी टेम्परेचर पे तो होगा। कभी भी ये बात याद रखना, जो ये एक्सचेंज थ्योरी बोल रही है वो ये नहीं बोल रही कि अगर आपको थर्मल रेडिएशन एमिट करना है, निकालना है, तो उसके लिए आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। ना 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 ना। अगर ये बोर्ड है, ये पेन है, ये रिमोट है, ये भैया है, ये मैं हूं, हम किसी ना किसी टेम्परेचर पे तो हैं। अरे हाँ, हम किसी ना किसी टेम्परेचर पे तो हैं। और अगर आप किसी फाइनाइट टेम्परेचर पे हो, ये पक्की बात है कि आप एमिट कर रहे होगे रेडिएशन और एब्जॉर्ब कर रहे होगे सराउंडिंग से रेडिएशन, क्योंकि सराउंडिंग भी तो किसी टेम्परेचर पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात आप भूल जाओ कि पर्टिकुलर किसी थर्मल रेडिएशन को एमिट करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए ना। बस एक टेम्परेचर है 0 केल्विन का। अगर आप इस पर हो तो आप कोई ना एमिट करोगे रेडिएशन, ना कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है, ये बात पक्की है? हाँ सर, ये बात पक्की है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं।
सेकेंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अलोंग वेरियस बॉडीज टेक्स प्लेस वाया रेडिएशंस। मतलब आप चाहो ना चाहो लेकिन भाई बहुत सारी बॉडीज के बीच में जो आदान प्रदान होगा रेडिएशंस का, जो हीट का, वो रेडिएशन के थ्रू होगा। ये आपके कंट्रोल में नहीं है चीज। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर मान लो कोई भी टेम्परेचर है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 70 है, 60 है, तो वो रेडिएशन तो एब्जॉर्ब कर ही रही है, हर टेम्परेचर पे कर रही है। तो भाई कोई दूसरी बॉडी जो होगी वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और वो जो रेडिएशन छोड़ेगी वो कोई तीसरी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो ये चीज चलती रहेगी, आपके कंट्रोल में नहीं है कि कौन सी बॉडी रेडिएट करे, कौन सी बॉडी एब्जॉर्ब करे। ठीक है, अगर वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर को छोड़ के अगर वो किसी भी टेम्परेचर पे है तो वो रेडिएशन एमिट भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी इज ग्रेटर देन, अच्छा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन सेंस है, लेकिन देखो ये इनने थ्योरी में डाल दिया है अपनी। ये बात शायद आपको भी समझ में आ जाएगी पहली बार में। क्या? इफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज ग्रेटर देन द एमिटेड, इज ग्रेटर देन दैट एमिटेड बाय इट, देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज एट इट एज इट अपीयर्स हॉटर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये पेन है आपके सामने, ठीक है ना, ये पेन क्या कर रहा है, ये रेडिएशन एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये रेडिएशन एमिट कर रहा है। मान लो ये मैं हूं, ठीक है ना, मैं भी रेडिएशन एमिट कर रहा हूं, इसका रेडिएशन मैं अब्सॉर्ब कर रहा हूं, मेरा रेडिएशन ये अब्सॉर्ब कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना। अब इसने क्या किया, अपने रेडिएशन को जो ये एमिट कर रहा है उससे ज्यादा ये एब्सॉर्ब कर रहा है जो इसको रेडिएशन मिल रहे हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? मान लो मेरी बात कि ये 10 रुपए खर्च कर रहा है और इसको 50 रुपए मिल रहे हैं। ये 10 रुपए खर्च कर रहा है, इसको 50 रुपए मिल रहे हैं, तो इसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? 40 रुपए बच रहे हैं। हाँ सर, 40 रुपए बच रहे हैं। वैसे ही खेल रेडिएशन के साथ भी होता है कि ये जितना रेडिएट कर रहा है, जितना एमिट कर रहा है, उससे ज्यादा रेडिएशन ये एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब ऐसा होगा, कैसा होगा? व्हेन absorbed radiation is greater than emitted radiation, तब क्या होगा? उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो 40 रुपए उसके पास जमा हो रहे हैं वो उसकी वेल्थ बढ़ा रहे हैं ना, वो उसकी सेविंग्स बढ़ा रहे हैं। वैसे ही जब आपके अंदर रेडिएशन स्टोर होते जाएंगे तो ये बात पक्की है कि भाई वो जो हीट एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में आपके पास आई है, जो स्टोर हो गई है, वो क्या करेगी? वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगी। इसलिए बोला गया है व्हेन एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज ग्रेटर देन एमिटेड रेडिएशन, क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। वही चीज यहां पर लिखी गई है। सेम चीज लिखी है नेक्स्ट पॉइंट में, अगर एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन कम है, अगर एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन कम है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन अगर लेस देन है क्या? एमिटेड रेडिएशन के, एमिटेड रेडिएशन से अगर ये कम है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन अगर एमिटेड रेडिएशन से कम है तो क्या होगा? तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और बॉडी आपको ठंडी फील होगी। बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और आपको बॉडी ठंडी फील होगी। इस केस में क्या हुआ है? वो खर्च 40 रुपए कर रहा है और उसको मिल 10 रुपए रहे हैं, तो उसकी जेब से 30 रुपए जा रहे हैं ना, उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर। अब एक चीज आपने देखी होगी कि अगर मान लो मैं एक रूम ले लूं, ये रूम है ना, इस रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक, मैंने यहां पर लाकर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, और ये ऑब्जेक्ट बहुत देर से इस रूम में रखा हुआ है, तो मैंने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों सेम टेम्परेचर पर आ गए, है ना, दोनों सेम टेम्परेचर पर आ गए। मैं बोल सकता हूं क्या कि यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। यहां क्या मेंटेन्ड है? थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो दूसरी बात ये बताओ मुझे कि लोग ये बोलने लगते हैं कि भैया जब दोनों सेम टेम्परेचर पर आ गए तो इनके बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं कि भैया जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो ही हीट निकलती है। बट आप इस थ्योरी को समझो, इस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज को समझो। इसने बोला है कि बॉडी अगर किसी टेम्परेचर पर है तो वो रेडिएशन एमिट करेगी ही करेगी, ये बात पक्की है, एब्जॉर्ब करेगी ही करेगी।
है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझना, कि जिस अमाउंट का रेडिएशन ये बॉडी एमिट कर रही है, जितने अमाउंट का रेडिएशन ये बॉडी एमिट कर रही है, उतने ही अमाउंट का रेडिएशन ये बॉडी एब्जॉर्ब भी कर ले रही है। इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, मेंटेन्ड है। इस बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बना हुआ है। अगर ये बॉडी बहुत गर्म होती तो ज्यादा एमिट करती, अगर ये बॉडी बहुत गर्म होती, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता, तो ये एमिट ज्यादा करती, एब्जॉर्ब कम करती, ज्यादा एमिट कर करके अपने टेम्परेचर को रूम के टेम्परेचर तक ले आती, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता। अगर ये बॉडी ठंडी होती तो ये एमिट कम करती, एब्जॉर्ब ज्यादा करती, रूम का रेडिएशन एब्जॉर्ब ज्यादा करती और अपने आप का टेम्परेचर बढ़ा के थर्मल इक्विलिब्रियम पे ले आती। जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक लाकर आपने रूम में रख ली तो कोल्ड ड्रिंक क्या कर रही है, एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है, एमिट कम कर रही है। ठीक, क्लियर है। वैसे ही चाय जैसे है, चाय गर्म है तो चाय एमिट ज्यादा करेगी, एब्जॉर्ब कम करेगी, क्योंकि चाय रखी रखी ठंडी होती है, कोल्ड ड्रिंक रखे रखे गर्म होती है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ठीक है, क्लियर बात है। तो यहां से दिमाग ये भी चला कि भैया कोल्ड ड्रिंक कम एमिट क्यों कर रही है, एब्जॉर्ब ज्यादा क्यों कर रही है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है वो एमिशन कम करती है, आगे जाके आपको पता चलेगा, करती है लेकिन कंपैरेटिवली कम करती है। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वो कंपैरेटिवली एमिशन ज्यादा करेगी, ज्यादा एमिट करेगी रेडिएशन। ठीक है, पक्की बात है। तो आप ये बात तो समझ गए कि जो एमिशन होगा, हमारी बॉडी जो एमिट करेगी, है ना, हमारी बॉडी जो एमिट करेगी, है ना, उसका जो अमाउंट होगा, एमिट करने का जो अमाउंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और दूसरी बात है मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल है जो एमिट कर रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप जाके अगर आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एट 0 केल्विन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ये लॉ 0 केल्विन के लिए नहीं बना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, क्लियर, पक्का, 100% समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज टोटल एमिटेंस ऑफ और टोटल एमिसिव पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल एमिसिव पावर यानी कि कैपिटल ई। अब टोटल एमिसिव पावर क्या होती है जरा समझना। इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। जरा समझना नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। देखो मैंने आपको समझाया था, थोड़ा पीछे चलूं, देखो थोड़ा पीछे चलते हैं, देखना ये आप टेबल देखो, कितनी सारी वेवलेंथ्स के रेडिएशन है हमारे पास, कितने सारे वेवलेंथ के रेडिएशन है कि नहीं है ना। हाँ सर, बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशन है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। मतलब जब रेडिएशन आप करोगे, मतलब जब आप एमिट करोगे एनर्जी को पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, तो यह देखा जाएगा कि आपने हर टाइप के वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट किया है। कोई बॉडी है, ये देखो कोई बॉडी है ना, ये बॉडी किसी टी टेम्परेचर पर है, टी टेम्परेचर पर है तो पक्की बात है कि एमिट करेगी रेडिएशन। अब ये जो बॉडी है, ये जो एनर्जी एमिट कर रही है, ये जो एनर्जी एमिट कर रही है पर यूनिट टाइम, इसका एरिया जितना है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। हर पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, हर वेवलेंथ के लिए जितने इसने रेडिएशन निकाले हैं उसमें सब टाइप के वेवलेंथ इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये प्रोजेक्ट कर रहा है, मेरी बात समझना। जैसे देखो मैंने ये ब्लैक टी शर्ट पहनी है, मैंने ये ब्लैक टी शर्ट पहन ली है, ठीक है ना। आपको ये ब्लैक इसलिए दिख रही है कि हो सकता है, सॉरी ये ब्लैक तो चलो एब्जॉर्ब कर लेता है सब कुछ। मान लो दूसरा कलर कोई मान लो कौन सा कलर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर मान लो ये लाल कलर है। आपको ये लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, यहां से जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, उसमें आपको लाल कलर का वेवलेंथ ज्यादा दिख रहा है, बाकी कलर के वेवलेंथ नहीं दिख रहे, है ना। जो डोमिनेट कर रहा है वो लाल कलर का वेवलेंथ है, इसलिए आपको ये लाल कलर दिखाई दे रहा है। आई मेरी बात समझ में? लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं एमिसिव पावर की, उसमें यह बोला गया है कि थर्मल एनर्जी जो आप एमिट करोगे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, उसमें सारे टाइप के वेवलेंथ अंदर घुसे हुए होंगे। उस एनर्जी के अंदर हर टाइप के वेवलेंथ होगा, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात नहीं की गई है। इसको क्या बोला गया है? एमिसिव पावर या टोटल एमिटेंस। ये हर किसी पर्टिकुलर बॉडी का होता है, चाहे वो कोई भी नॉर्मल बॉडी हो, चाहे वो कोई भी ग्रे बॉडी हो, चाहे वो कोई भी ब्लैक बॉडी हो। सर ये ग्रे और ब्लैक बॉडी क्या होता है पढ़ेंगे, चिंता मत करो। चलिए, तो जो उसने बोला उस चीज को यहां पर लिखा गया है यूनिट के फॉर्म में। क्या
एमिसिव पावर को आप ई से बताते हो, जो क्या होता है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। इसको आप बोलते हो एमिसिव पावर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए इसकी यूनिट क्या है, तो देखो Q क्या होता है, जूल में होता है, टाइम क्या होता है, सेकंड में होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो जूल पर सेकंड को आप क्या बोलते हो, वॉट बोलते हो। क्या बोलते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, टोटल एमिसिव पावर की, वॉट पर मीटर स्क्वायर। देखो यहां पर बताया गया है, ये देखो, और डायमेंशन क्या है, mt-3। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसकी ये डायमेंशन सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं, और चेक कर लेते हैं भाई एक बार। वॉट क्या होता है, वॉट होता है सर जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। जूल क्या होता है, जूल होता है न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो देखो मीटर से ये कट गया, है ना। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे निकाल सकते हो, आपको बता रहा हूं मैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि ये हो जाएगा m/t-2, है ना। नीचे क्या है भाई, 1 मीटर और है, तो एक लेंथ और आ जाएगा, एक आ जाएगा t, l से l कट जाएगा, t ऊपर जाके mt-3। सही है, चलो mt-3 सही है, क्लियर है। ऐसे चेक कर लिया करो अगर आपको कभी डाउट लगे, मुझे लगा कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। चलिए वेरी गुड, आ गई बात समझ में। हाँ, तो जैसे ही टोटल एमिसिव पावर आपको पता चला, यहां से आपका एक स्टेप आगे बढ़ा, किसमें, हीट ट्रांसफर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया एमिसिव पावर। एमिसिव पावर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप ये मत बोलना कि सर पावर लिखा हुआ है तो इसकी यूनिट पर मीटर स्क्वायर में क्यों है, क्योंकि यहां हम पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। वॉट से आपको पावर पता चला, पावर पर यूनिट एरिया, इसको आप बोलते हो एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां हमने हर वेवलेंथ की बात की है, याद रखना, यहां इंपॉर्टेंट बात ये लिख रहा हूं, इट इज फॉर एवरी वेवलेंथ, इट इज फॉर एवरी वेव लेंथ। हर वेवलेंथ की बात यहां आपसे की गई है ना, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात आपसे नहीं की गई है। अब आप जब आगे चलोगे तो आपसे देखो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात की जाने लगेगी। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिसिव पावर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो मान लो कोई इंसान है जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना है, ठीक है ना। मेरे पास पैसे बहुत है, मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना है, लेकिन मेरे पास सिर्फ पैसे हैं, नॉलेज नहीं है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पास मैं किसके पास, बनाने के लिए मैं किसके पास जाऊंगा। एक आदमी है मेरे पास जिसने क्या किया हुआ है, बाहर से, इंडिया के बाहर से पानी, इरिगेशन, इन सारी चीजों पर क्या किया हुआ है भाई, पीएचडी की हुई है। एक इंसान है जिसने क्या किया हुआ है, जिसने टेक्सटाइल में पीएचडी की हुई है, कपड़ों में पीएचडी की हुई है। एक आदमी है जिसने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में क्या की हुई है, पीएचडी की हुई है। तो आप किसके पास जाओगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए, तो आप बोलोगे वो जिसने इरिगेशन और पानी के डिपार्टमेंट में काम किया है और वो जिसने इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में काम किया है। मतलब आप अपने पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जो पर्टिकुलरली उसी डोमेन का क्या है, मास्टर है। वैसे ही स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब होता है आप जो एनर्जी एमिट करोगे वो किसी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की होगी। समझ में आई मेरी बात, नहीं समझ में आई सर। देखो भाई, आपके पास कोई एक बॉडी थी, है ना, आपके पास कोई एक बॉडी है m मास की, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, रेडिएशन एमिट कर रही है। क्या कर रही है, टोटल रेडिएशन एमिट कर रही है, ठीक है ना। मान लो इसने 1000 रेडिएशन एमिट किए, 1000 रेडिएशन एमिट कर दिए, ठीक, जिसमें हर टाइप के वेवलेंथ के रेडिएशन है, इसमें हर टाइप के वेवलेंथ के रेडिएशन है। लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि इसने एक्स टाइप के कितने वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट किए हैं। तो आप बोलोगे एक्स वेवलेंथ के इसने 500 रेडिएशन एमिट किए हैं। आई मेरी बात समझ में, बाकी 500 से मुझे मतलब नहीं है। इसने जो टोटल 1000 रेडिएशन एमिट किए थे उसमें से एक्स वेवलेंथ के इसने 500 रेडिएशन एमिट किए हैं, तो मैं बोलूंगा इसकी जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो क्या है, 500 है। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर। देखो वही चीज लिखी है, फॉर अ गिवन सरफेस इट इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस विद अ यूनिट वेवलेंथ अराउंड लैम्डा।
मतलब आप किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए मान रहे हो। ये देखो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? इसको आप बताते हो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को ई लैम्डा से। किससे बताते हो? ई लैम्डा से। तो यहाँ पे ई लैम्डा कितना हो गया? 500 हो गया, है ना। यूनिट अभी मैंने बताई नहीं है, तो यूनिट की आप टेंशन मत लो, बस समझ जाओ। टोटल एमिसिव पावर कितनी है? टोटल एमिसिव पावर है 1000, लेकिन स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कितनी है? 500, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की आपने मुझसे पूछी थी, तो मैंने पर्टिकुलर वेवलेंथ के बारे में आपको बता दिया। पक्की बात? अरे हाँ कि ना? हाँ सर पक्की बात है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड, यानी कि वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ये इसकी क्या है भाई? यूनिट है। क्लियर? पक्की बात? 100% समझ में आया? डायमेंशन क्या है भाई इसका? ये है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक, तो आपने पढ़ लिया टोटल एमिसिव पावर क्या होती है, टोटल एमिटेंस क्या होता है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जिसको आप किससे बताते हो? ई लैम्डा से। किससे बताते हो? ई लैम्डा। लैम्डा मतलब कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, इसको आप मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस भी बोलते हो। चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज ना कई बुक्स में आपको इस तरीके से लिखी हुई दिखाई देगी, देखो, है ना। वो चीज आपको मैं समझा देता हूं कि वो होती क्या है। देखो ऐसा लिखा होगा, एमिसिव पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बाबा कि लैम्डा के साथ जो एमिसिव पावर है ना, अब आप जानते हो ना कि जो लैम्डा है वो तो वेवलेंथ है, और वेवलेंथ तो कितनी टाइप की हो सकती है? नंबर ऑफ टाइप की हो सकती है, 0 से लेके इन्फिनाइट तक हो सकती है ना। वेवलेंथ तो कितनी भी हो सकती है, कितनी सारी हो सकती है। आपने स्पेक्ट्रम देखा था ना, कहाँ 10⁻⁻14 से लेके कहाँ तक गई थी हमारी वेवलेंथ। कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है ना, कितना वेरिएशन है हमारी वेवलेंथ में। ठीक है ना, तो सारे छोटी एक वेवलेंथ पर डिपेंडेंट हम अपने एमिसिव पावर को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो टोटल एमिसिव पावर हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से भी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अच्छा, एमिसिव पावर अगर आपको मैं कैसे बताऊं, एक लेमैन टर्म्स में बताऊं। लेमैन टर्म्स का मतलब होता है ऐसी टर्म जो कोई नॉन टेक्निकल आदमी भी समझ जाए। नॉन टेक्निकल मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से जो कभी बिलोंग नहीं करता वो भी समझ जाए। एमिसिव पावर और कुछ नहीं है बाबा, वो इतनी सी चीज है, अगर कोई बॉडी है और बॉडी क्या कर रही है भाई? रेडिएशन फेंक रही है ना, ऐसे रेडिएट कर रही है। ये देखो, ये रेडिएट कर रही है। ठीक, तो हमने बोला क्यू अमाउंट रेडिएट कर रही है, ये इतनी एनर्जी क्या कर रही है? रेडिएट कर रही है। तो हमने ये बोला कि भाई ये जो क्यू अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है। ठीक है ना, इस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा ये रेडिएशन, उतना ज्यादा ये हीट रेडिएट करेगा। अच्छा, जितने टाइम तक हम इसको अलाउ करेंगे उतने टाइम तक करेगा। ये भी मानते हो कि नहीं? अरे मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर ये भी मानते हैं। पक्की बात है? अच्छा, और ये भी मानते होगे कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एमिट करेगा। ये भी मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। तो हम ये देख रहे हैं भैया कि हमारा जो रेडिएशन है वो बॉडी के एरिया पे भी डिपेंड करता है, कितने टाइम तक हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, और कितना टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, पक्की बात? 100%? हाँ सर 100%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आओ काम की बात करें यार। अब चलो भाई, अब हमें देखना है मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस और टोटल एब्जॉर्प्टेंस। ठीक है ना, तो पहले हम टोटल एब्जॉर्प्टेंस की बात करते हैं, फिर मोनोक्रोमेटिक की बात करेंगे। तो देखो, टोटल एब्जॉर्प्टेंस जो होता है, आपको मैंने बताया एब्जॉर्प्टेंस क्या हुआ करता था। एब्जॉर्प्टेंस हुआ करता था कितनी आपने हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब की डिवाइडेड बाय कितनी आप पर इंसिडेंट हुई थी। बॉडी पर कितनी हीट रेडिएशन आई थी, उसमें से कितनी उसने एब्जॉर्ब कर ली, उसके रेशो को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टेंस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1 से तो कम ही होती है, या अगर हुई कभी तो आइडियली कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। किसके लिए? जो आइडियल एब्जॉर्बर्स होते हैं उनके लिए। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है। ठीक है, पक्का? हाँ, तो आओ अंग्रेजी पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। तो देखो यहां पर आप बोल सकते हो, कि अगर ए लैम्डा क्या है? ए लैम्डा अगर स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर है, तो उसको अगर आप 0 से लेके इनफिनाइट तक क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, तो आपको टोटल एब्जॉर्प्टेंस या टोटल एब्जॉर्प्शन पावर मिल जाती है। ठीक है ना, ये सारी टर्मिनोलॉजीज है, आप डरो मत। यूज कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा।
यूज कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो ए क्या हुआ करता था, याद करो, ए क्या हुआ करता था, हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो आप बोलोगे सर ए टाइम्स ऑफ क्यू एब्जॉर्ब हुई है, ए टाइम्स ऑफ क्यू एब्जॉर्ब हुई है। यही बात समझ में आई, बात समझ में। देखो कैसे, ये बॉडी है, इस बॉडी का मैंने आपको बोला एब्जॉर्प्टेंस है 0.7, ये बोला मैंने आपको 0.7 एब्जॉर्प्टेंस है इसका, ठीक है ना। एब्जॉर्प्टिविटी भी बोला जाता है इसको, कि आप पे कितना रेडिएशन आया, उसमें से आपने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, इसके रेशो को एब्जॉर्प्टिविटी भी बोला जाता है। तो मान लीजिए अगर इसकी एब्जॉर्प्टिविटी 0.7 है, ऐसा बोल दिया गया आपको, ठीक। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर इस पर 100 रेडिएशन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अगर इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर 100 रेडिएशन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 100 रेडिएशन आ रहे हैं, तो 100 में से कितना एब्जॉर्ब कर लेगा, 100 में से कितना एब्जॉर्ब कर लेगा, 70 एब्जॉर्ब कर लेगा। ये आपने कैसे निकाला, ये आपने इसी फॉर्मूले से तो निकाला, QA इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू आपको 0.7 दी गई थी और टोटल रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहे थे वो 100 थे, तो QA कितना आ गया आपका, 70 आ गया कि नहीं आ गया। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ में कि नहीं समझ में? नहीं सर नहीं समझ में आई। अरे बाबा देखो, अगर आपको बोल दिया जाए क्या 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 क्या, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि देखो यार ये बॉडी बैठी थी, ठीक है ना, इस बॉडी ने कुछ रेडिएट किया, क्या किया, रेडिएट किया, है ना, कुछ एमिट किया, ये मान लो कुछ एमिट किया, ठीक है ना। अब ये एमिट जो इसने किया है, ये किसके पास जा रहा है, इस छोटी सी बॉडी के पास जा रहा है। ये है बॉडी 1 और ये है बॉडी 2, ठीक है ना। अब भैया इसने एमिट किया, इस पर रेडिएशन गिर रहे हैं, तो ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ ट्रांसमिट करेगी। आप जानते हो ना, हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्टेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस क्या होता है, प्लस ट्रांसमिटेंस क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक। तो जो भी रेडिएशन इस पर आ रही है उसका वो कुछ एब्जॉर्ब करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ ट्रांसमिट करेगी, ठीक, पक्का 100%। हाँ, मैंने आपसे बोला कि क्यों रेडिएशन इस पर फॉल कर रहे हैं, बताओ ये कितना एब्जॉर्ब करेगी। तो आपका सवाल मुझसे होगा, पहले आप ये बताइए सर इसका एब्जॉर्प्टेंस कितना है, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है। अच्छा, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी आप बताइए मुझे कितनी है। मैंने बोला इसकी एब्जॉर्प्टिविटी है 0.2, मैंने बोला इसकी एब्जॉर्प्टिविटी है 0.2। तो आपने फट से मुझे बता दिया कि ये इतना एब्जॉर्ब करेगा सर, 0.2 इंटू क्यू, ये इतना एब्जॉर्ब करने वाला है सर, इसके अंदर इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपको बताता है क्या, टोटल एब्जॉर्प्टेंस, ठीक है, क्लियर है, पक्की बात है। हाँ सर पक्की बात है, चलो आ जाओ क्लियर करते हैं इसको, ठीक। डेफिनेशन है, डेफिनेशन जानते हुए चलेंगे। अब आप जानते हो भाई कि जो ये है एब्जॉर्प्टेंस है हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि इट इज द रेशो, ये रेशो है इसलिए क्या है भाई, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब आओ मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करें। किसकी बात करें, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करें। अब ये स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, देखो मैंने ये बोला, सुनो, मुझे ना ब्लू कलर के लेस बहुत पसंद है। कौन से कलर के लेस पसंद है, ब्लू कलर के लेस बहुत पसंद है, ठीक। मतलब अगर आप मेरे सामने 15 कलर के लेस लाकर रख दोगे तो मैं सबसे ज्यादा कौन से लेस खाऊंगा, जो मुझे पसंद है, यानी कि ब्लू कलर के लेस। मतलब मेरे को जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन मतलब जिस चीज को एब्जॉर्ब करना चाहता हूं, एक्सेप्ट करना चाहता हूं, वो है ब्लू कलर के लेस, सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के लेस। हाँ, दे दो सारे लेस मुझे, वो मैं देख लूंगा, बाद में कभी भूख लगेगी तो खा लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कौन से लेस खाऊंगा, ब्लू कलर के लेस खाऊंगा। ऐसा ही रेडिएशन के साथ भी बॉडी करती है। हर टाइप की बॉडी हर अलग अलग टेम्परेचर पर डिसाइड करती है, या उस पर ऑलरेडी ये बात पक्का रहती है उस पर कि भैया अगर उस पर आप रेडिएशन फॉल कराओगे, उस पर रेडिएशन एमिट कराओगे, एमिट बोल रहा हूं, इंसिडेंट कराओगे, तो भैया उसका जो फेवरेट है वो वही पहले एब्जॉर्ब करेगा और सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ब्लू लेस था, है ना। तो भैया एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो भी स्पेक्ट्रल हो सकती है, मतलब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को ही वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और ये बात याद रखना कि जो बॉडी जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, बाद में आगे चलकर जब उसके एमिशन का टाइम आएगा, जब वो खुद एमिट करना चाहेगी, तो उसी रेडिएशन को सबसे ज्यादा एमिट करेगी। ये मेरी बात याद रखना। नहीं आई बात समझ में, फिर से बताऊं, फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत आराम से बताने की कोशिश की है, बता दूंगा, ऐसे जो मजाक कर रहा हूं, दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन अब आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बोला, मुझे ना ब्लू कलर की लेस बहुत पसंद है। चलो ये एग्जांपल नहीं पसंद आया, दो और एग्जांपल लेता हूं। मान लो मुझे क्या पसंद है, मुझे डेयरी मिल्क की फ्रूट एंड नट पसंद है। क्या पसंद है,
डेयरी मिल्क की स्पेसिफिक क्या पसंद है, फ्रूट एंड नट पसंद है जो 40 रुपए की आती है ना। अब आप भाई कल के दिन मेरे लिए क्या लेकर आ जाओ, डार्क चॉकलेट लेकर आ जाओ अमूल की 600 रुपए की, मुझे पसंद ही नहीं है, खा लूंगा मैं, पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि खाऊंगा ही नहीं, खा लूंगा मैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। चॉकलेट भाई, चॉकलेट तो खाएगा ही ना इंसान, क्यों नहीं खाएगा, है ना। हाँ, अगर आप मेरे पास 75 टाइप की लाकर चॉकलेट रख दो, 75 ऑप्शन लाकर रख दो और सब मुझे ही खाने हैं, तो भाई उसमें से मैं देखूंगा कि फ्रूट एंड नट कितनी है। जितनी ज्यादा फ्रूट एंड नट होंगी मैं तुरंत वो फ्रूट एंड नट क्या कर लूंगा, खा लूंगा। वैसे ही क्या होता है बॉडीज के साथ होता है। बॉडीज पर जब रेडिएशंस इंसिडेंट होती है तो उस मटेरियल से पूछा जाता है या वो मटेरियल बताता है कि सुनो मुझे ना इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना ज्यादा पसंद है और मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हर मटेरियल की स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर भी होती है कि वो पर्टिकुलर किसी वेवलेंथ के रेडिएशन को ही एक्सेप्ट ज्यादा करता है। आई मेरी बात समझ में? अरे आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। जैसे मान लो कौन सा कलर ले लूं मैं, सारे वाइट, हाँ ये कलर है, जैसे मान लो ये ऑरेंज कलर है, ठीक है ना भाई। अब बहुत सारे रेडिएशन इस पर गिर रहे हैं, बहुत सारे रेडिएशन इस पर आ रहे हैं और रेडिएशन में भी बहुत सारे वेवलेंथ है जिनको ये ऑब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, कर रहा होगा, बहुत सारे ऑब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है ना। उसमें से रिफ्लेक्ट कर रहा है कौन सा कलर, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी तो आपको ऑरेंज दिख रहा है, अगर ये व्हाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता तो आपको व्हाइट दिखता। तो इसने रिफ्लेक्ट करने के लिए कौन सा कलर चुना हुआ है इस बॉडी ने, ऑरेंज कलर। मतलब इसने बोला कि आप बाकी सारे रेडिएशन या बाकी सारी वेवलेंथ मुझे दे दो, बाकी कलर की वेवलेंथ को मैं अपने अंदर रख लूंगा, एब्जॉर्ब कर लूंगा, लेकिन ऑरेंज कलर को मैं क्या कर दूंगा, रिफ्लेक्ट कर दूंगा। तो जब इसने ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट किया तो वो आपको दिखा। आई मेरी बात समझ में? ये रिफ्लेक्ट किया है, एमिट नहीं किया। एमिशन में और रिफ्लेक्ट करने में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है सर बताओ? देखिए, आपने कभी वो देखा है, क्या बोलते हैं, क्या कैसा एग्जांपल, हाँ हीटर देखा है आपने घर में, पुराने जो हीटर होते थे जिससे हाथ तापे जाते थे? हाँ सर देखा है। उसमें कॉइल होती थी, एक वायर की कॉइल होती थी, है ना। जब आप हीटर चालू नहीं कर रहे हो तब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जब आप हीटर को चालू नहीं करते थे तो वो कॉइल आपको कौन से कलर की दिखती थी सर? वो कॉइल हमको ऐसे क्या बोलते हैं, कॉपर कलर की दिखती थी सर। बिल्कुल सही कहा, रोज गोल्ड टाइप की दिखती थी सर, कॉपर गोल्ड टाइप की दिखती थी। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये कौन सा कलर है? ये वो कलर है जो कॉपर वायर रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है, हाँ सर। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक हीटर को चालू करते हो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है भाई, कौन से कलर का दिखने लगता है? एकदम डार्क ऑरेंज कलर का, एकदम डार्क ऑरेंज कलर का आपको दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे ही आपने उस कॉपर वायर का टेम्परेचर बढ़ाया, उसने जिस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रखा होगा, वो क्या करने लगेगा, एमिट करने लगेगा। अब वो एमिट कर रहा है, इससे पहले वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। आई मेरी बात समझ में? जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मटेरियल ने बोला भाई मैंने जो अंदर एब्जॉर्ब करके रखा है रेडिएशन वो लो अब तो अब वो क्या करने लगा, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर के रेडिएशन की वेवलेंथ के रेडिएशन आपकी तरफ फेंकने लगा और आपको वो कैसा दिखने लगा, डार्क ऑरेंज कलर का। तो देखो भाई, जैसे इंसान के दो पहलू होते हैं ना, इंसान अच्छा भी होता है, हर जैसे आप, वैसे मैं हूं, मैं भी बहुत अच्छे मूड में हूं तो मैं आपको एकदम अच्छा हंसता हुआ फील करा रहा हूं, है ना। मैं भी खुद हंस रहा हूं, खुद बहुत खुश हूं तो मैं आपको एकदम हंसता हुआ दिख रहा हूं, एकदम प्यार से स्माइल करता हुआ दिख रहा हूं, शायरी सुनाता हुआ दिख रहा हूं। लेकिन कल के दिन मान लो मेरे घर वालों ने मुझसे झगड़ा कर लिया, मुझे कुछ बातें, 4 बातें सुना दी कि सुबह नहीं उठते हो तुम, दिन भर फोन चलाते रहते हो, बस पड़े रहते हो और लेटे रहते हो और ये और वो, तो भाई मेरा हो जाएगा दिमाग खराब। और पता चला मैं दिमाग खराब में पढ़ाने आ गया और मैंने आपको 2-4 बात यहां पर बोल दी, तो भाई ये तो मैं था ही नहीं ना, मैं तो कितना खुश रहता था। तो हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जब वो खुश रहता है, एक जब वो गुस्से में रहता है। गुस्से में इंसान कुछ अलग ही हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं, कुछ अलग ही चीजें रेडिएट करने लगता है। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि मटेरियल भी होता है भाई। मटेरियल एक कलर आपको दिखाता है रिफ्लेक्ट करके और एक कलर आपको दिखाता है एमिट करके, कि वो क्या एमिट करना चाह रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होती है भाई क्या, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, कि वो किस टाइप की पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करना चाहता है, एब्जॉर्ब करना चाहता है। इसको आप बोलते हो ए लैम्डा। एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है लेकिन किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ सर्टेन टाइम टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट अपॉन इट इन द सेम टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में जो उस पर इंसिडेंट हुई एनर्जी, उसका कुछ पार्ट वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा पर्टिकुलर टाइम में, बोथ इन द यूनिट वेवलेंथ। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात होगी, किसकी बात होगी, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात होगी,
ठीक है, इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लैम्डा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मुझे ये बात बताओ, जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एक टाइम जब आएगा तो उसको उतना एमिट भी तो करना पड़ेगा। अपने अंदर उसने स्टोर करके रख लिया तो कल के दिन तो निकलेगा ना। मान लो भाई तुमको मैथ्स का टीचर बिल्कुल नहीं पसंद, या तुमको एक कोई लड़का है क्लास में, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे क्लास में एक कोई लड़का है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद है ना, तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि वो कितनी होशियारी मारता है, बहुत स्मार्ट बनता है, बहुत एरोगेंट है, बात नहीं करता ढंग से किसी से, है ना। आप उसे देख देख कर अपने मन में ये सोचते रहते हो कि यार सही नहीं है ये लड़का, मजा नहीं आ रही यार इसके साथ, बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता, है ना। 1 महीने तक आप यही सोचते रहोगे, 2 महीने तक आप यही सोचते रहोगे, तो आपके अंदर वो चीज क्या होती आएगी, भरती जाएगी कि यार मुझे ये लड़का पसंद नहीं, मुझे ये लड़का पसंद नहीं, मुझे ये लड़का पसंद नहीं। पता चला 3 महीने बाद उस लड़के ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, मान लो आपको चौक फेंक के मार दी, तो जो 3 महीने से आपके अंदर भर रहा था वो निकलेगा ना बाहर। अब आप उससे लड़ने चले जाओगे और बोलोगे हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर भर रहा था। ऐसा ही मटेरियल के साथ भी होता है। मटेरियल के अंदर जब एब्जॉर्प्शन होने लगता है किसी रेडिएशन का, किसी एनर्जी का, तो जब टाइम आता है तो वही मटेरियल जिस पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है, किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, टाइम आने पर वो उसी पर्टिकुलर एनर्जी को क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही चीज भरती जा रही थी। तो एक चीज याद रखना कि यही जो एब्जॉर्प्शन है, कोई मटेरियल जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, एमिट करेगा। याद रखना, भले ही किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्ब करे, जब टाइम आएगा तो वो उतना ही क्या करेगा, एमिट भी करेगा। ये बात आगे जाके हम प्रूफ कर देंगे, आप टेंशन मत लो। किरचॉफ लॉ आएगा ना, किरचॉफ लॉ में हम ये बात प्रूफ कर देंगे। ठीक है, पक्की बात है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज समझ रहे हैं। और टर्मिनोलॉजी अगर आप नहीं भी समझ पाए ना, मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल में समझा दूंगा कि लो भाई ये आपको मैंने वहां समझाया था थ्योरी में, ये देखो ये प्रैक्टिकली ऐसा यूज होता है। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छे से सर, बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एमिसिविटी, है ना। ये ई बोलते हैं, मैं इसको एप्सिलॉन बोलता हूं भाई। मैं क्या बोलता हूं इसको, मेरा मन है मैं इसको एप्सिलॉन बोलूंगा। जो मैं स्ट्रेन को बोलता था ना, वही मैं क्या बोलता हूं इसको। अच्छा आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है तो नहीं बोलता भाई, आप जो बोलो यार, आपके लिए जान हाजिर है। स्मॉल ई ही बोल दूं? हाँ सर स्मॉल ई ही बोलो, हमको वही चाहिए। देखो क्या होता है ना, हम आगे जाके, अभी अंग्रेजी छोड़ो, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। आगे जाके देखो, हम पढ़ेंगे आइडियल केस, यहां पढ़ेंगे एक आइडियल बॉडी, ठीक, और एक हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल बॉडी। प्रैक्टिकल बॉडी हम ये बोलेंगे कि आइडियल बॉडी की एमिसिव पावर सबसे ज्यादा होगी। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आइडियल पावर की एमिसिव पावर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम एमिसिव पावर होगी इसकी। ऐसा मैं बोल दूंगा आपको। एमिसिव की स्पेलिंग गलत है क्या? देख लेना भाई यार, है ना, मुझे भी बता देना, मैं भी देख लूंगा, है ना। मैंने क्या बोला, एक आइडियल बॉडी की बात हम करेंगे, एक प्रैक्टिकल बॉडी की हम बात करेंगे। यही तो करते हैं हम स्टडीज में, एक आइडियल केस बना लेते हैं और प्रैक्टिकल केस को कंपेयर करते रहते हैं आइडियल केस से, कि ये प्रैक्टिकल केस हमको मिला है, ये आइडियल के कितने पास है। थर्मोडायनेमिक्स में भैया हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हम पढ़ेंगे 0th लॉ, हम उसी से सब कुछ कंपेयर करते रहेंगे। हम कार्नोट का साइकिल पढ़ेंगे, हम इंजन बनाएंगे, लेकिन हमारा जो इंजन बनेगा वो कार्नोट जैसा बनेगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे अच्छा कार्नोट जैसा नहीं बना तो कार्नोट के आसपास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, हम कंपेयर करेंगे। बस जिंदगी में, समाज में इंसान क्या करता है, कंपेयर करता है। क्यों खुश नहीं है भाई लोग समाज में, क्यों खुश नहीं है? कंपेयर करते हैं। पिंकी कंपेयर कर रही है कि मेरे पास पिंक कलर के कपड़े कम है, बिल्लू कंपेयर कर रहा है कि उसके पास ब्लू कलर के कपड़े कम है, उसके पास जूते कम है ना, उसके पास पैसे कम है, उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास साइकिल है, उसके पास बैलगाड़ी है, उसके पास बैलगाड़ी है, उसके पास पैदल चलने का है। तो सब एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। कंपैरिजन चाहे लाइफ में हो चाहे स्टडीज में हो, होता जरूर है, बात याद रखना, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के कोई बड़े आदमी बन जाओ, बहुत अच्छा कुछ कर लो करियर में, तो कंपैरिजन के लिए कोई रहे नहीं तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। और रहे भी तो तुम अच्छे लोगों में कंपेयर करने के ना काम आओ, है ना, ताकि शादी हो जाए बढ़िया एकदम, नौकरी अच्छी मिल जाए, छोकरी अच्छी मिल जाए। चलो आ जाओ वापस काम की बात करते हैं।
तो हम आइडियल बॉडी पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल बॉडी पढ़ने वाले हैं। आइडियल क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमको कंपैरिजन के लिए कोई चाहिए। ठीक, हम बोलेंगे आइडियल बॉडी की पावर, एमिसिव पावर क्या है? मैक्सिमम है। ठीक, तो आप प्रैक्टिकल बॉडी को आपको कंपेयर करना पड़ेगा इस मैक्सिमम एमिसिव पावर से। ठीक, आई बात समझ में, है ना? अब कैसे कंपेयर करें भाई? किसी प्रैक्टिकल बॉडी की एमिसिव पावर आइडियल बॉडी से कैसे कंपेयर करें? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझते हैं। देखो, आइडियल बॉडी इस केस में होगी हमारे लिए, आइडियल बॉडी इस केस में हमारे लिए होगी एक ब्लैक बॉडी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसको आपको अलग से पढ़ाऊंगा। प्लीज अभी बस समझ लीजिए कि ब्लैक बॉडी क्या है, एक आइडियल बॉडी है, जिससे हम बाकी सारी प्रैक्टिकल बॉडीज को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यहां लिख लेता हूं मैं, कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन होगा किसका? हर बॉडी का, हर प्रैक्टिकल बॉडी का। किससे? ब्लैक बॉडी से। ठीक है ना? और ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को हम बोलेंगे एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ईबी। और ये याद रखना, ये हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। किसी भी बॉडी की को छोड़कर, किसी भी प्रैक्टिकल बॉडी को आप छोड़ो, एक ब्लैक बॉडी लेकर आओ, वो जो रेडिएट करेगी, वो जो एमिट करेगी, उस एमिसिव पावर को आप मैक्सिमम एमिसिव पावर हमेशा बोलोगे। क्लियर बात है? ठीक है, अब समझना एमिसिविटी क्या है, वो चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मिटा दूं? सर बिल्कुल मिटा दो, बिल्कुल इसको रखो ही मत सर हमारी आंखों के सामने। अब मान लो आपके पास एक बॉडी है, दिस इज ब्लैक बॉडी, दिस इज, सर आप कितने रेसिस्ट आदमी हो सर, हैं? कितने रेसिस्ट आदमी हो सर, खुद व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हो और पढ़ा ब्लैक बॉडी रहे हो सर, हैं? अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया, ना 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 ना, अरे मैंने कुछ नहीं किया, अरे मेरे मुंह से निकल गई भैया, मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान टूट गई भैया। ये तो भैया रिसर्चर लोगों ने बोला है, हमने कुछ नहीं बोला। ठीक है ना? एक ये ब्लैक बॉडी है, ठीक, और एक यहां पर क्या है भाई? एक प्रैक्टिकल बॉडी है। क्या है? दिस इज अ प्रैक्टिकल बॉडी। अब भैया ये जो हमारी ब्लैक बॉडी है, ये जो एमिसिव पावर है इसकी, ये ईबी है। यहां बाजू में लिख दे रहा हूं कि ये मैक्सिमम होती है हमेशा, है ना? कोई बॉडी कितनी मैक्सिमम पावर एमिट कर सकती है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट कर सकती है, एमिट कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो ब्लैक बॉडी है कि नहीं। अगर वो ब्लैक बॉडी है तो वो मैक्सिमम रेडिएशन एमिट कर रही होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, ये समझ में आया। अब जो प्रैक्टिकल बॉडी है भाई, एमिट तो वो भी करेगी, एमिट तो वो भी करेगी। क्लियर है? पक्का? अच्छा, शर्त ये है कि ये दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मान लो अगर ये टी टेम्परेचर पर है तो ये भी टी टेम्परेचर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग टेम्परेचर पर इसको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है ना? पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। दूसरी बात, इनके डायमेंशन भी सही सेम होने चाहिए, सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस, सेम टाइम, सेम डायमेंशन, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह, गले या दिल। चलो, तो आप समझ पाए क्या? एक बॉडी ये थी, एक बॉडी ये थी, ये ब्लैक बॉडी है, ये मैक्सिमम पावर एमिट करेगी। ये दूसरी बॉडी है, ये भी कोई ई पावर, एमिसिव पावर एमिट करेगी। ठीक है ना? शर्त ये है कि ये दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे होनी चाहिए और दोनों के डायमेंशन दिखने में सब बढ़िया, शेप और साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे भैया कि जो रेशो है, जो एक पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो एमिसिव पावर दिखा रही है, डिवाइडेड बाय, अगर मैं उसको एक ब्लैक बॉडी से रिप्लेस कर दूं, अगर इस बॉडी को मैं हटाकर इसकी जगह एक ब्लैक बॉडी ले आऊं, सेम इसी शेप और साइज की, सेम इसी टेम्परेचर पर, तो वो जो एमिसिव पावर दिखाएगी उसके रेशो को हम क्या बोलते हैं? एमिसिविटी बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में? क्या लिख सकते हैं इसको? E इज इक्वल्स टू एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है? एक आइडियल बॉडी है बाबा, है ना? याद रखना, आइडियल केस है, कंपैरिजन का केस है, अभी समझाऊंगा क्या होता है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड शेप ऑन एट अ पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर और शेप और साइज, डायमेंशन। ठीक है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसको आप क्या बोलते हो? एमिसिविटी बोलते हो। अब लोग बोलते हैं कि भैया बताओ इस बॉडी की एमिसिव पावर कितनी है, ये ई कितनी है? तो आप बोलोगे भैया इसकी एमिसिविटी है 0.2। ठीक,
तो इसका एमिसिव पावर कितना होगा, इसका एमिसिव पावर होगा 0.2 ऑफ EB। मतलब अगर ये ब्लैक बॉडी होती, इसकी जगह एक ब्लैक बॉडी होती तो उसकी मैक्सिमम एमिसिव पावर होती EB, उसका 0.2%, उसका कितना परसेंट, कितना परसेंट हुआ ये, अरे बाबा 0.2 कितना हुआ, 20% हुआ कि नहीं हुआ, उसका 20% ही एमिसिव पावर है इस पर्टिकुलर बॉडी की। तो आपने कंपेयर किया ना, मैक्सिमम एमिसिव पावर का कितना है, ये 20% है। ये प्रैक्टिकल बॉडी कितना कर रही है, मैक्सिमम का 20% एमिट कर रही है। ठीक, तो ये जो छोटू सा ई है, ये आपको बताता है कि पर्टिकुलर बॉडी का कंपैरिजन ब्लैक बॉडी से क्या है। अब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी, या स्पेलिंग तो यही लिखी थी मैं भी ना यार, एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, देखो एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, प्रैक्टिकल बॉडी ऑफ अ बॉडी टू द टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। लो भैया, एट दैट टेम्परेचर। मैं ब्लैक बॉडी इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि अभी हमने ब्लैक बॉडी पढ़ा नहीं, इसलिए मैं आइडियल बॉडी कर रहा था। लेकिन आप इतने तो समझदार हैं, समझ जाएंगे कि भाई वो आइडियल बॉडी क्या होती है, यहां पर ब्लैक बॉडी ही होती है, जिसको अभी हम आगे जाकर समझेंगे। क्लियर बात है, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है, पक्की बात है। अब आप समझ जाओ ना भाई, अगर आपको कोई बोल दे कि भाई ये बॉडी बताओ कितना एमिशन दिखाएगी आपको, कितना एमिसिव पावर है इसका, तो आप इससे बोलोगे कि सुनो इसकी जो एमिसिविटी है वो 0.2 है। अगर ब्लैक बॉडी होती तो उसकी एमिसिव पावर होती EB, उसका 20% निकाल लो, वही इसकी एमिसिव पावर होगी। तो क्या यूज आता है भाई इसका, क्या यूज आता है E का, कंपैरिजन, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन। ठीक है, पक्का? चलो भाई इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो खत्म। आगे देखते हैं क्या है। अरे आगे तो खत्म है। चलिए भाई, इस लेक्चर में हमको इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी को अच्छे तरीके से समझने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है किस पे, ब्लैक बॉडी और किरचॉफ्स लॉ पे। अभी मैंने आपको जो आइडियल बॉडी की बात मैं कर रहा था ना, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे थे, वो आइडियल बॉडी एक्चुअल में क्या है, उस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।